बच्चों बात करने जा रहे हैं प्रिज्म पर बेस्ड अच्छे से न्यूमेरिकल की। दो न्यूमेरिकल मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, इन दोनों न्यूमेरिकल को पहले देखते हैं, इसके बाद फिर और भी अच्छे न्यूमेरिकल लेंगे। जो प्रिज्म में न्यूमेरिकल बनता है, पहला क्वेश्चन ये दिया है अ प्रिज्म विथ एंगल, तो पहले इसको बाद में करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहले 2 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया है, अ थिन प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिंग एंगल। रिफ्रैक्टिंग एंगल को हम लोग एंगल ऑफ प्रिज्म भी कहते हैं, तो यहाँ पर रिफ्रैक्टिंग एंगल दिया गया है। क्वेश्चन को रीड करते समय जो भी डेटा आपको समझ में आएगा वो लिखते जाएंगे साथ में। तो सॉल्यूशन होगा किसका, इस क्वेश्चन का आंसर है ये, क्या है, रिफ्रैक्टिंग एंगल। रिफ्रैक्टिंग एंगल का मतलब होता है, जो रिफ्रैक्टिंग एंगल है बच्चों वो होता है एंगल ऑफ प्रिज्म। रिफ्रैक्टिंग एंगल इसको बोलते हैं ए दिया गया है आपको 2 डिग्री। डेविएट्स एन इंसिडेंट रे थ्रू एन एंगल ऑफ 1 डिग्री। जो डेविएशन है वो कितना दिया गया है, डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन वो दिया जा रहा है आपको बच्चों 1 डिग्री। ठीक, फाइंड द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म। आपको निकालना क्या है, फाइंड आउट करना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म। आपको निकालना है म्यू। क्या निकालना है, म्यू निकालना है। तो ऐसा कोई फॉर्मूला आपके नॉलेज में होना चाहिए जिसमें क्या हो, जिसमें ए हो और डेल हो। ठीक है, ए हो, डेल हो और म्यू हो, इन तीनों चीज़ों में रिलेशन आता है। देखिए, एक आपको थ्योरी पता होनी चाहिए, जो थिन प्रिज्म होता है, ऐसा प्रिज्म जिसका एंगल लेस देन 11 डिग्री हो, 5 डिग्री हो, 6 डिग्री हो, 7 डिग्री हो, ऐसे जो हमारे पास प्रिज्म होते हैं उनको हम लोग थिन प्रिज्म बोलते हैं। तो क्या होती है कंडीशन, फॉर थिन प्रिज्म ए लेस देन 11 डिग्री। अगर 11 डिग्री से कम है तो वो प्रिज्म होता है थिन प्रिज्म। डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय थिन प्रिज्म क्या होता है, डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय थिन प्रिज्म का बच्चों फॉर्मूला होता है, थिन प्रिज्म क्या होता है, वो होता है डेल इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू ए होता है। तो यहाँ से आप क्या ले सकते हो, ये तो फॉर्मूला मिल गया, इस फॉर्मूले में ले सकते हो डेल अपॉन ए इज इक्वल टू म्यू माइनस 1। यहाँ क्या लिखा जा सकता है, यहाँ ले सकते हो म्यू इज इक्वल टू 1 इधर भेज दीजिए, 1 प्लस डेल अपॉन ए। तो देखो 1 लिखिए, डेल की वैल्यू कितनी है आपके पास, देखो वो डेल की वैल्यू है आपके पास 1 डिग्री प्लस 1 डिग्री, और इसकी वैल्यू कितनी है 2 डिग्री। तो डिग्री कैंसिल हो गई, तो 1/2 आ गया। इसका मतलब यहाँ से कितना आ जाएगा जाके, ये आ गया जाके 1 प्लस 0.5। इसका मतलब ये जो रिजल्ट आएगा बच्चों, ये आ जाएगा 1.5। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू है वो 1.5 आ चुकी है। या फिर आप लिख सकते हो इसको कितना, 3/2 लिख दीजिए। ये दो आंसर यहाँ से, चाहे तो आप इस तरह लिखिए 1.5 और चाहे तो आप 3/2 लिखिए, ये यहाँ से इसका आंसर हो जाता है। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर आपको मिल चुका है। अब बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर की, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बच्चों क्या बोला गया है वो देखिए। पहले जो चीज़ आपको पढ़ते समय क्वेश्चन में समझ में आए, पहले उसे नोट डाउन कर लीजिए। एंगल ऑफ प्रिज्म ए इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन 30 डिग्री है। कितना है, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, मिनिमम डेविएशन जो डेलम है बच्चों वो दिया गया है 30 डिग्री। और आपसे पूछा क्या जा रहा है, क्वेश्चन सिंपल है, अ प्रिज्म विथ एंगल 60 डिग्री, एंगल ऑफ प्रिज्म दे दिया गया, प्रोड्यूसेस एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन 30 डिग्री है, फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म पूछा जा रहा है। आपसे म्यू पूछा जा रहा है कि म्यू की वैल्यू क्या होगी। अब आपको ए और डेलम से रिलेटेड, जिसमें ए हो, डेलम हो और म्यू हो, वो आपको लिखना है फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला है आपके पास ये, फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला यूज्ड। तो फॉर्मूला यूज होता है म्यू इज इक्वल टू साइन ए प्लस डेलम बाई 2, ये होता है, और यहाँ होता है साइन ए बाई 2 होता है। तो ये चीज़ें लिख देंगे, तो वैल्यू पुट कर दीजिए। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, साइन ए की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री,
60 डिग्री प्लस 30 डिग्री, नीचे 2, और यहाँ से कितना आएगा साइन 60 डिग्री अपॉन 2। तो यहाँ से बच्चों क्या मिलेगा, 60 और प्लस 30 होता है 90, 90 का हाफ करेंगे तो 45 आएगा, साइन 45 डिग्री, नीचे कितना आ गया साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री। साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2 और इसकी वैल्यू होती है बच्चों 1/2 होती है। तो सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ से देखो 1/√2 नीचे हो जाएगा, ये पलट जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/1, तो इसको लिख सकते हैं 2/√2। अब इसे लिखा जा सकता है 2 को लिख सकते हो √2, यहाँ से आ जाएगा √2, एक √2 बच्चों काट देंगे तो म्यू इक्वल टू कितना आ जाएगा √2 आंसर हो सकता है, या फिर इसको आप √2 की वैल्यू पुट कर दीजिए, म्यू इक्वल टू 1.414 ये ले सकते हो। तो इस तरह से क्वेश्चन में कुछ ऐसा नहीं था जो आपको कम समझ में आ रहा हो। प्रिज्म विथ एंगल मिला, प्रोड्यूसर्स एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, आपको डेल मिल गया। फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म, सिर्फ आपने फॉर्मूला अप्लाई किया, जैसे ही ये फॉर्मूला अप्लाई करते हो आपको रिजल्ट मिल जाता है। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो इन क्वेश्चन की बात करिए जो प्रिज्म पर बेस्ड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से ये दोनों क्वेश्चन बोर्ड में आए हुए हैं। तो कैसे इनको सॉल्व करना है, पहले इस क्वेश्चन को देखिए फिर इसकी बात करते हैं। तो इस क्वेश्चन में आपको गिवन क्या है, रे ऑफ लाइट पास थ्रू द ग्लास प्रिज्म, ग्लास प्रिज्म से लाइट पास होती है और कंडीशन क्या है, सच दैट कैसे पास होती है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ इमर्जेंस, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस दोनों सेम है। इसका मतलब आपको ये है, यहां पर गिवन दैट I इज इक्वल टू ई दे दिया गया है, एक इंफॉर्मेशन है, ठीक है। दूसरी क्या रहे, एंगल ऑफ इमर्जेंस इज, जो एंगल ऑफ इमर्जेंस है वो 3/4 टाइम्स है। जो एंगल ऑफ इमर्जेंस है, मैं लिख रहा हूं एंगल ऑफ इमर्जेंस कितना दिया जा रहा, इमर्जेंस जो ई है वो 3/4 टाइम्स है, किसका, एंगल ऑफ प्रिज्म का। तो ये होता है एंगल ऑफ प्रिज्म ए होता है, तो 3/4 टाइम्स है। और क्या दिया जा रहा है, आपको दिया जा रहा है कि एंगल ऑफ प्रिज्म कितना है, एंगल ऑफ प्रिज्म दिया गया है 30 डिग्री। तो यहाँ पे लिख लीजिए एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ प्रिज्म ये ए इज इक्वल टू दिया गया है 30 डिग्री दे दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ से सॉल्व भी कर सकते थे, क्या आ जाएगा 3/4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री है, ठीक। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों 90 डिग्री अपॉन हो जाएगा कितना 4 हो जाएगा, आ जाएगा। तो ये 90/4 आ गया, एंगल ऑफ इमर्जेंस आ गया है, ठीक है। अच्छा, अभी पूछा क्या गया है, एंगल ऑफ डेविएशन फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन। तो यहाँ पर आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि एंगल ऑफ डेविएशन का क्या फॉर्मूला होता है। एंगल ऑफ डेविएशन का बच्चों फॉर्मूला ये होता है, अब यहाँ पे ये पूछना चाहिए था कि एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जब आई और ई आपस में बराबर हो जाते हैं, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस इक्वल हो जाएं, तब आपको क्या पूछना चाहिए, ये कंडीशन होती है किसकी, क्योंकि हम एक्सपेरिमेंटली ये पाते हैं जब प्रिज्म को स्टडी कर रहे होते हैं तो देखते हैं कि ये कंडीशन होती है एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन की, और ये आने का मतलब है कि डेल एम के बराबर हो चुका होगा। लेकिन ऐसा क्वेश्चन में पूछा नहीं, पूछा है कि डेल बताइए, तो बता देंगे। डेल का फॉर्मूला बच्चों होता है क्या, डेल का होता है आई प्लस ई माइनस ए होता है, ये है एंगल ऑफ डेविएशन का फॉर्मूला। तो यहाँ पे आई और ई इक्वल है, इसका मतलब डेल इज इक्वल टू आ जाएगा, यहाँ पे आई की जगह पे ई लिखेंगे, ई प्लस ई माइनस ए, तो ये हो जाएगा डेल इज इक्वल टू 2e माइनस ए आ गया। अब यहाँ देखो जो 2 है और e की वैल्यू कितनी है, ये आ गई है कितनी 90 डिग्री / 4 माइनस ए कितना है 30 डिग्री, ठीक। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, देखो यहाँ से कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 90 डिग्री अपॉन 2 माइनस 30 डिग्री, इसको कैंसिल करेंगे इससे तो कितना आएगा 45 डिग्री आएगा, माइनस 30 डिग्री कितना मिलेगा 15 डिग्री। सिंपल तरीके से आपने एंगल ऑफ डेविएशन की वैल्यू
15 डिग्री बच्चों निकाल दी है। कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, हटा देते हैं। चलिए, क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में आपको ये दे दिया गया है, सॉल्यूशन देखिए, फाइंड द रेशियो ऑफ एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, लिख दिया है डेलम, लिख दिया है डेलम, किसके लिए, प्रोड्यूस बाय थिन प्रिज्म इन वाटर, वाटर के लिए, टू द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, किसके लिए, प्रोड्यूस बाय प्रिज्म इन एयर, ये एयर के लिए है, आपको ये रेशियो निकालना है, ठीक है। एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन इन वाटर, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन इन एयर का रेशियो निकालना है। तो पहले थोड़ा समझ लेते हैं कि इसका जो की पॉइंट है वो क्या है। आपके पास क्या है, एक प्रिज्म है, ठीक, ये जो प्रिज्म है और एक प्रिज्म ये है, और ये प्रिज्म ऐसे है, ठीक है। इसको कहाँ रखा गया है, इसको रखा है मैंने एयर में, कहाँ रखा है, एयर में रखा, और ये ग्लास का है, ठीक, ये ग्लास का है। इसको कहाँ रखा है मैंने, इसको रखा है वाटर में, ये यहाँ आसपास क्या है, ये वाटर में है, कहाँ रखा है, वाटर में। यहाँ क्या है, यहाँ पे एयर है, यहाँ क्या है, यहाँ पे एयर है, ये एयर है, ये वाटर पे है और ये एयर में है। तो मुझे एंगल ऑफ डेविएशन चाहिए थिन प्रिज्म का इन एयर में। जब एयर में होता है तो बच्चों उसका एंगल ऑफ डेविएशन का जो फॉर्मूला आता है इन एयर, तो ये आता है म्यू -1 इंटू ए आता है, और ये होता है एंगल ऑफ प्रिज्म होता है, ये एंगल ऑफ प्रिज्म होता है, ठीक। अब ये जो आता है ये थिन प्रिज्म के लिए है। अब थिन प्रिज्म का मतलब होता है कि जहां पर जो एंगल होते हैं a इज लेस देन 11 डिग्री। अब a की जो वैल्यू होगी दोनों केस के लिए वो 11 डिग्री से कम ही होगा, हो सकता है 5 डिग्री हो, बहुत सारी बुक तो 5 डिग्री लिखती है, 4 डिग्री हो, 3 डिग्री हो, ऐसा 7 डिग्री तब भी चलेगा, लेस देन 11 डिग्री होना चाहिए। तो ये थिन प्रिज्म है, इसको एयर में रखा है। एयर में रखते हैं तो क्या आता है, यहाँ पर आता है एयर ग्लास, क्या आता है, एयर ग्लास। इसको वाटर में रखा है तो यहाँ से जो डेलम आएगा, डेलम वाटर का, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा, इसके लिए फॉर्मूला बन जाएगा म्यू -1 ही रहेगा। लेकिन ये क्या आ जाएगा, ये वाटर ग्लास में है, कहाँ रखा है, वाटर ग्लास में है। ये कहाँ रखा है, एयर ग्लास में रखा है। ये एयर ग्लास में है, ये वाटर ग्लास में है। तो वाटर ग्लास का मतलब वाटर ग्लास आ गया, एयर ग्लास है तो एयर ग्लास आ गया। यहाँ पुट कर दीजिए, देखिए क्या आता है, डेलम वाटर अपॉन डेलम एयर की जो वैल्यू आएगी, वाटर के लिए ये रखेंगे, क्या आ जाएगा, म्यू WG -1 इंटू ए अपॉन, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये ए म्यू जी -1 इंटू ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। क्या मिलेगा यहाँ से, यहाँ मिलेगा म्यू W म्यू जी -1, और यहाँ से ये आ जाएगा ए म्यू जी -1। अब आप देखो बच्चों, आपको पता क्या होता है, सिंस जो W म्यू जी होता है वो क्या होता है, इसका अगर फॉर्मूला देखते हैं तो क्या आ जाएगा, ये आता है ए जी, ये आता है म्यू जी अपॉन म्यू W, और जो W म्यू जी होता है वो म्यू जी अपॉन म्यू W आया, तो यहाँ आगे AR लगाएंगे रेस्पेक्ट में, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ए म्यू जी की वैल्यू आपको दी है 3/2, और इसकी वैल्यू दी है 4/3, तो ये क्या हो जाएगा, 3 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 8, ठीक। तो यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए। जैसे ही वैल्यू पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, देखो ऊपर वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से 9/8 आएगा, ये आया है 9/8, 9/8 -1 आ जाएगा, और नीचे से कितना आएगा, ये आ जाएगा ए म्यू जी 3/2 है, 3/2 -1 है। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ कितना आएगा, 1/8 आएगा, और नीचे से आएगा 1/2। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/8 इंटू 2/1, तो बच्चों ये आ जाएगा 1/4। तो ये 1/4 में आंसर आ गया। तो
तो जो 1/4 आए तो डिग्री में आएगा, तो इसको मुझे लिखना क्या चाहिए, लिखना चाहिए था डेल एम किसके लिए, वाटर के लिए, और नीचे कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा डेल एम एयर के लिए, ये आंसर आएगा। यहाँ से लिखना है, इनका दोनों का रेशियो पूछा गया था, तो यहाँ से 1/4 आंसर आ जाता है, तो ये आंसर यहाँ से मिल जाएगा। करना कुछ नहीं है, बस आपको दो चीज़ें समझा देनी है जिससे क्वेश्चन आपको आसान लगेगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए बच्चों क्या दिया जा रहा है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। आपको क्या निकालना है, एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालना है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। थोड़ा सा पढ़ा, थोड़ा सा जो समझ में आया लिख दिया, एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालना है। When ray of light incident on one face of equilateral glass prism, जो इक्विलेटरल ग्लास प्रिज्म है पहले उसको बनाओ। ये आपके पास इक्विलेटरल ग्लास प्रिज्म है, इक्विलेटरल का मतलब 60 डिग्री है, सारे एंगल 60 डिग्री हो गए, इक्विलेटरल होने का मतलब यही होता है, ठीक है। फिर क्या हुआ, प्रोड्यूसेस द इमर्जेंट रे जस्ट ग्रेजेस अलोंग द एडजेसेंट फेस। इस पे पड़ेगी रे ऑफ लाइट, लेकिन इस सरफेस पर क्या होगा, ग्रेजिंग इमर्जेंस होगा। कैसे होगा जरा देखो, यहाँ पर रे ऑफ लाइट ऐसे इंसिडेंट हुई, पड़ने के बाद ये इधर गई, ठीक, और यहाँ पर ग्रेजिंग इमर्जेंस हो गई, मतलब ऐसे हो गई, इस सरफेस के अलोंग जा रही है। कैसे जा रही है, अलोंग जा रही है। तो यहाँ पे जरा देखो नॉर्मल बनाइए, ये नॉर्मल, इस सरफेस पे नॉर्मल बनाएंगे तो क्या बनेगा जाके, ये नॉर्मल बनेगा जाके ऐसे। तो यहाँ वाला एंगल होता है R1, ये वाला बच्चों एंगल होता है R2, और ये वाला एंगल होता है I, और ये वाला एंगल होता है E, ठीक। अच्छा, इतना तो समझ में है आपको। यहाँ पर होता है O। क्या पूछा गया है, इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इस प्रिज्म का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो म्यू दे दिया गया है, म्यू दे दिया गया है। अब आपको मैं 3 चीज़ें बताता हूँ जो नॉलेज में रखना है आपके, क्योंकि होता क्या है, जब भी रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी, ठीक है, अगर देखो यहाँ से, अगर यहाँ से डेंसर मीडियम में, ये एयर है और ये ग्लास है, ऐसा मैं बोल दूँ कि ये रेरर मीडियम है, डेंसर मीडियम है, सब में है, रेरर है, डेंसर है, रेरर है और ये डेंसर है। आपको ये चीज़ याद भी रखनी है, बहुत हेल्प करेगा। यहाँ पे ऐसा है, यहाँ पर भी क्या है, ऐसा ही है। यहाँ पे जो आई है सी के बराबर है, यहाँ पे जो आई है वो सी से ज़्यादा है, यहाँ पर जो आई है वो सी से कम है। क्या है, सी से कम है। देखो यहाँ आई ज़्यादा है सी से, यहाँ आई जो है वो सी से कम है। जब आई की वैल्यू क्रिटिकल एंगल से कम होती है बच्चों, तो रिफ्रैक्शन होता है। क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है। क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है। लेकिन जब आई की वैल्यू, एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू डेंसर मीडियम में क्रिटिकल एंगल के बराबर हो जाए, क्रिटिकल एंगल के बराबर हो जाए, कैसे निकालते हैं क्रिटिकल एंगल, साइन सी इक्वल टू 1/μ से निकालते हैं। क्योंकि अगर आपको प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है तो उसका क्रिटिकल एंगल निकाल सकते हैं कि प्रिज्म में कितना, प्रिज्म जो दिया गया है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है, तो उसके लिए जो रिफ्रैक्टेड रे होगी वो कितना एंगल ऑफ इंसिडेंस बना रही होगी डेंसर मीडियम में। बाहर नहीं निकालेंगे, अंदर ही निकालेंगे कि जैसे ये रिफ्रैक्टेड रे है इस सरफेस पे पड़ रही है, तो ये R2 का कितना एंगल होगा ये निकाल सकते हैं। अगर आई एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल के बराबर होता है तब क्या होता है, तब केवल और केवल ग्रेजिंग होती है। क्या होती है, ग्रेजिंग होती है। जो रे ऑफ लाइट होती है वो सरफेस के अलोंग जाती है, इसको बोलते हैं ग्रेज करना। क्या बोलते हैं इसको, ग्रेजिंग बोलते हैं, इसको ग्रेजिंग करना बोलते हैं। तो यहाँ पर रे कैसे हो रही, ग्रेज कर रही है। लेकिन अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस डेंसर मीडियम में क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है, जैसे यहाँ पर जो R2 बन रहा हो ये क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होगा, तो रे ना ग्रेज करेगी ना बाहर निकलेगी, वो वापस आ जाएगी। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर ग्रेज कोई ना रिफ्रैक्शन होता है ना ग्रेजिंग होता है, ओनली TIR होता है। यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा TIR। यहाँ होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जितना एंगल यहाँ होगा उतना ही एंगल यहाँ होगा। अगर यहाँ पे एंगल थीटा है तो यहाँ भी एंगल थीटा होगा। बस इतनी सी बात है। आपको क्या समझना है, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से कम है, क्रिटिकल एंगल से कम है,
तब क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। मतलब अगर R2 की वैल्यू क्रिटिकल एंगल से कम है तो रे बाहर निकलेगी। अगर R2 की वैल्यू क्रिटिकल एंगल के बराबर है इस प्रिज्म के लिए, तब वो ग्रेजिंग इमर्जेंस होगा। अगर R2 की वैल्यू क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है तो वो इसी मीडियम में वापस लौट आएगी, कोई भी इमर्जेंस नहीं होगा। नो रिफ्रैक्शन, नो ग्रेजिंग इमर्जेंस, ओनली TIR। क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया गया है? क्वेश्चन में आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस चाहिए, लेकिन आई तभी निकाल सकते हो जब R1 और R2 मिल जाएं। और ये भी ध्यान रखना आप कि ये जो एंगल होता है वो A होता है। आपको पता है कि एंगल ऑफ ये होता है प्रिज्म एंगल, जो होता है क्या होता है, प्रिज्म एंगल। जो प्रिज्म एंगल है, प्रिज्म एंगल A इज इक्वल टू बच्चों होता है R1 प्लस R2। A तो पता है, R1 नहीं पता है, R2 नहीं पता है, लेकिन एक चीज क्लियर हो गई है, यहाँ ग्रेजिंग इमर्जेंस है। क्या है? ग्रेजिंग इमर्जेंस है। तो ग्रेजिंग इमर्जेंस का मतलब है ये वाला एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। जब ये 90 डिग्री हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, मतलब ऐसा हो जाए, कैसा, ये केस बन रहा है यहाँ पर कि रेयरर मीडियम में एंगल कितना है रिफ्रैक्शन का, 90 डिग्री है, और डेंसर मीडियम में जो एंगल बन रहा होगा इसका मतलब वो क्रिटिकल एंगल के बराबर होगा। तो इसका मतलब यहाँ जो R2 है वो हो ना हो किसके बराबर आ जाएगा, यहाँ पर जो R2 है वो C के बराबर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो एंगल ऑफ इमर्जेंस है, जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया इस सरफेस के लिए। तो ये 90 डिग्री होगा तो ये क्रिटिकल एंगल के बराबर ही होगा। तो इसका मतलब है कि इस केस को यहाँ पर लगाया जा रहा है, यह लग रहा है। इसका मतलब यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो ये 60 डिग्री है, R1 मुझे पता नहीं है, R2 C के बराबर हो चुका है। R2 यहाँ से फिगर से देखो C के बराबर हो चुका है। अब मुझे C नहीं पता है, थोड़ी देर के लिए C नहीं पता है, तो C कैसे निकालते हैं? C निकालने के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए, तो निकाल देते हैं। यहाँ पे साइड में लिख रहा हूँ मैं, यहाँ लिखा जाए क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल क्या होता है? क्रिटिकल एंगल साइन C इज इक्वल टू 1/μ होता है, और μ की वैल्यू कितनी गई, √2 दी गई, तो √2 साइन C इज इक्वल टू 1/√2 किसका होता है, साइन 45 का होता है, साइन 45। तो यहाँ से C इज इक्वल टू 45 डिग्री आ गया। तो ये देखो यहाँ से निकलेगा क्या, 60 डिग्री, और यहाँ से निकलेगा R1 प्लस 45 डिग्री। तो R1 की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई 15 डिग्री। तो R1 निकल आया। अब मुझे I पता करना है, तो R1 मिल चुका है, तो यहाँ मैं स्नेल्स लॉ लगा सकता हूँ। ये पॉइंट P है, ये पॉइंट हमारे पास क्या था, Q था, तो मैं पॉइंट P पर स्नेल्स लॉ लगा सकता हूँ यूजिंग स्नेल्स लॉ एट पॉइंट P। क्या आ जाएगा जरा देखो, यहाँ आएगा साइन I, साथ में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर में है तो 1 आएगा, इज इक्वल टू इस मीडियम में है, ग्लास में है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, √2 है। इसके अंदर बना हुआ एंगल साइन R है, R का मतलब R1 है, तो यहाँ साइन I इज इक्वल टू आएगा √2, और यहाँ साइन R1 आ गया कितना, साइन 15 डिग्री। अब आपको देखना पड़ेगा जो साइन 15 डिग्री का रिजल्ट होता है बच्चों, वो तो ऐसे याद नहीं रहता, क्वेश्चन में अगर दिया गया है तब तो ठीक है, नहीं तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसकी वैल्यू रखनी पड़ेगी। तो इसकी वैल्यू कितनी रखेंगे आप, इसकी वैल्यू बच्चों होती है √2 इंटू, इसकी वैल्यू होती है 2588, कितना, 0.2588, और इसको जब आप मल्टीप्लाई करते हो 1.41 इंटू 0.2588, तो ये अप्रॉक्स बच्चों ये जो रिजल्ट आएगा वो आ जाएगा आपके पास 0.3649 के आसपास। तो यहाँ से ये मिल चुका है साइन I। तो यहाँ से I की वैल्यू निकालेंगे तो क्या मिलेगा, मैं इधर कर दे रहा हूँ साइन, सॉरी, यहाँ से I निकालोगे तो ये आ जाएगा साइन इनवर्स, यहाँ से आ जाएगा 0.3649। ये अप्रॉक्स बच्चों वैल्यू होती है किसकी, ये यहाँ से एक रिजल्ट और आएगा, इसकी जो वैल्यू होती है इस पूरे रिजल्ट की वो होती है 21 पॉइंट समथिंग 4 डिग्री की। तो ये इस तरह से आप रिजल्ट निकाल पाओगे। अगर नहीं आता है तो आप यहीं से छोड़ देंगे I इज इक्वल टू साइन इनवर्स, यहाँ से भी अगर आप रिजल्ट छोड़ देते कि ये लिख देते, अगर आपको ये डेटा नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ से भी आंसर ये बन सकता था I इज इक्वल टू साइन इनवर्स, और अंदर क्या जाता है √2
साइन 15 डिग्री, तब भी ये गलत नहीं होता, यहाँ से भी आंसर मान लिया जाता। लेकिन आपको क्या करना है, यहाँ तक आपको करके बताना है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है। होपफुली सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी और ये केस जरूर याद रखिएगा। यही केस आपको हेल्प करते हैं क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग को बेटर करने के लिए। कब रिफ्रैक्शन होगा, कब ग्रेजिंग होगा, कब TIR होगा, यही चीज़ें नहीं क्लियर होंगी तो क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होगा।